तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, बेसिकली हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज क्या होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से स्टडी भी कर लिया होगा और आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश भी करी होगी। ठीक है, आज हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि किस बॉडी पर किस तरह का चार्ज आएगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं एक ग्लास और वूल को रब कर रहा हूं तो किस तरह का आएगा, एक प्लास्टिक और सिल्क को रब कर रहे हैं तो किस तरह से उसका चार्ज आएगा। तो इन सब चीजों को हम पढ़ने की अभी कोशिश करेंगे और इसको आगे आगे जैसे जैसे हम स्टडी करते चले जाएंगे चीजें और क्लैरिटी के साथ में आने लग जाएंगी। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको पीछे का रिकैप्सुलेट करवा देता हूं। बेसिकली चार्ज हमारे पास में क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जिसके कारण उसके ऊपर में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो क्या करना शुरू कर देते हैं, शो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज आएगा तो आपके पास में क्या होना जरूरी है, मैटर या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की, जिस भी पार्टिकल की बात करेंगे उसके पास में मास होना जरूरी है। क्यों, तभी वो क्या करेगा, या तो हम फ्रिक्शन करेंगे या आप आज और भी पढ़ेंगे हम किस तरह से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, उन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब वो क्या करेगा, अपने बॉडी से चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी। नेक्स्ट आपने देखा कि चार्ज हमारे पास में दो तरह के होते हैं, किस तरह, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने क्या दिया था, ये कंसेप्ट दिया था कि चार्ज हमारे दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। उसका मैंने आपको एक मैथमेटिकल तरीके से बताया था कि +3 और -3 तभी क्या होंगे, हमारे पास में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और एक मैंने एग्जाम्पल भी करके दिखाया था कि एक ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड है, उनको आपस में आपने रब करके एक जगह पे जोड़ लिया और पेपर के पीसेस जब आपने रखे तो कोई भी पेपर और पीस उसके साथ में नहीं आया। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कि चार्ज हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो प्रॉपर्टी हमें बेसिकली क्या बता रही थी कि भाई एक चार्ज हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, और दूसरा अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर में चार्ज कंजर्व रहता है। बहुत अच्छे से हमने इन चीजों को समझा है। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल कर जाते हैं, और डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश की थी। और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम्ब होता है। फिर हमने देखा था कि एक कूलाम्ब जब चार्ज किसी बॉडी पर ट्रांसफर होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर होते हैं। आपने बताया था 6.25 × 10⁻16। ठीक है, इतने हमारे पास में क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। ठीक, अब आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स कैरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि भाई आपने कहा कि दो बॉडीज को आपने रब किया तो किस बॉडी के पास में कौन सा चार्ज आएगा, कौन पॉजिटिव चार्ज रखेगा, कौन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे से अपनी तरफ में लेगा। मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था कल कि चार्ज जब भी आएगा कैसे करते हैं कि आपने पहले बॉडीज को ऐसे लिखा है तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाद में भी उसके पास में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन, जब आपने ऐसे कैसे उठा लिया। लेकिन जब आपने फ्रिक्शन किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इंटरलॉक हो गए, एक दूसरे पे फोर्स लगा, और जिसके पास में ज्यादा ताकत होगी वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने पास में ले जाएगा। यानी कि इसके पास में डेफिशिएंसी हो गई है और इस बॉडी के पास में क्या हो गई है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम कहेंगे ये बॉडी के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया और इस बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से मैं कहूंगा कि चार्ज हमेशा किस पे आएगा, एक मटेरियल पे आएगा, एक बॉडी के ऊपर में आएगा जिसके पास में मास होगा। क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोगों क्या होता है, बच्चों के दिमाग में एक फोबिया बन जाता है कि चार्ज पता नहीं क्या चीज है। चार्ज कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जब उसको रब करते हैं तो उसके पास में एक अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। दैट्स इट, इतना है हमारे पास में इसका यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं, इस टाइम पे हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में जो चार्ज आएगा किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, गिलास आता है सीक्वेंस के अंदर में, फिर क्या आता है, फ्लैनल आता है, देन हमारे पास में क्या आएगा, वैक्स आएगा। और आपने फ्लैनल को जाना होगा, जो हम कपड़ा से, जो जूते साफ करने के लिए कपड़ा यूज करते हैं, एक कपड़ा होता है उसको फ्लैनल के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास में क्या आता है, सिल्क आता है, रेशम के नाम से आपने जाना होगा। देन हमारे पास में क्या आता है, मेटल आता है। फिर हमारे पास में क्या आएगा, रबर आएगा। ठीक है, रबर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर में हमारे वो भी, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज उसके ऊपर में डेवलप कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको, वूल आता है, ये वूल, फ्लैनल के बाद में वूल आता है। ओके, देन हमारे पास में रबर आएगा, फिर हमारे पास में क्या आएगा, वैक्स आएगा, फिर प्लास्टिक आता है, और लास्ट में जो होता है वो हमारे पास में क्या आएगा, सल्फर आएगा। यानी कि एक सीक्वेंस है चार्जेस की कि किस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा। आपको यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इस सीक्वेंस की एक क्या खास बात है
कि इसके अंदर में जो सबसे पहले आएगा, यानी कि आपने दो बॉडीज को रब किया और इस सीक्वेंस के अंदर में जो सबसे पहले चार्ज आएगा, यानी जिस भी बॉडी की आप बात करोगे, मान लो आपने गिलास और वूल को क्या किया है, रब किया आपस में, तो जो इस सीरीज के अंदर में ऊपर मिलेगा उसके ऊपर में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इस सीक्वेंस में नीचे होगा उसके ऊपर में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने कहा नहीं भाई मैं तो फ्लैनल और सिल्क को रब करना है मेरे को, कर लो भाई। तो फ्लैनल इस सीरीज में कहां पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसके पास में कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास में किस तरह का चार्ज आ जाएगा, ये मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहां पर प्लास्टिक और रबर को आपस में रब करूं तो क्या चार्ज आएंगे, तो आपने कहा कि भाई जो सल्फर होगा, सॉरी रबर होगा, उसके पास में हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में ऊपर है, तो ये किस तरह का चार्ज रख लेगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज रख लेगा, और नीचे हमारे पास में प्लास्टिक है, ये किस तरह का चार्ज रख लेगा अपने पास में, दैट इज नेगेटिव। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सीरीज होती है, इससे हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन चार्ज किस तरह के अपने पास में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए, बिल्कुल क्रैम कर लेना इस सीरीज को। यहां से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, आपके क्वेश्चन में दे देगा कि भाई मैंने ग्लास और वूल को रब किया तो किस तरह का चार्ज आएगा, आपने कहा जी नेगेटिव आएगा, किसके पास में, वूल के पास में, और पॉजिटिव आएगा ग्लास के पास। अच्छा ये बताओ मेरे को जल्दी से कि मैं फ्लैनल और वैक्स को आपस में रब करता हूं तो क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा, फ्लैनल के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैक्स के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये सीरीज में मेरे पास में क्या है, ऊपर है, और यहां पर वैक्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मेरे पास में सीरीज में क्या है, नीचे है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा कौन, वैक्स। बात समझ आई। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं सल्फर को यहां से हटा दूं, सल्फर को मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां हमारे पास में एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा कि हम किस, जो हम गिलास और प्लास्टिक को थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो जो गिलास होता है वो इस सीक्वेंस में कहां है, सबसे टॉप में। तो आप कह सकते हो कि गिलास जो है जब भी आप उसको रब करोगे या फ्रिक्शन करोगे उसके साथ में किसी भी बॉडी का, तो वो किस तरह का चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं तो उसके पास में किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक इस सीक्वेंस में कहां पर है, सबसे नीचे है, तो हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि भाई प्लास्टिक को जब भी आप फ्रिक्शन करोगे, जब भी उसको रब करोगे, तो उसके पास में किस तरह का चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो मैं प्लास्टिक यानी कि एक मटेरियल लेके आया जिसके पास में मास था, फिर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, जो भी यहां पर मैंने इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसके साथ में रब किया, और रब करने से उसने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। ठीक है, यानी कि मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, अपने पास में गेन कर लिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो किस तरह का चार्ज कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम ये हमेशा स्टैंडर्डाइज मान लेते हैं कि ग्लास ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। बात समझ आई यहां तक। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे इस चीजों को और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब चार्जेस के आपको जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैं हमेशा बोलता था कि गिलास रोड लिया मैंने, एक क्या लिया आपके पास में प्लास्टिक रोड लिया, उन दोनों को मैंने पास लिया है या फिर आपस में रखे तो रिपेल कर गए हैं, दोबारा उनको क्या किया मैंने, एक गिलास का और एक प्लास्टिक का लिया है, तो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब समझ आई चीजें, एक के पास में पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास में नेगेटिव चार्ज है, और आपने अभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए ये तो हमारा पास जो चार्ज का कंसेप्ट था यहां पर हमारा थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चार्ज है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इन चार्जेस के बेस पे हम मटेरियल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्लास्टिक, सॉरी नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले एक थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी लेके आता हूं कि पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं होती है, पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखो मैंने आपसे कहा कि भाई आप 10 गड्ढे खोद दो, ठीक है, 10 गड्ढे आपने खोद दिए और एक उस गड्ढे का साइज, एक गड्ढे के साइज का पत्थर ले लो आप, ठीक है, एक गड्ढे का जो आपने खोदा है उतना एक पत्थर ले लो आप। ओके, अब क्या करो आप, जितने भी एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दो, सभी जितने भी गड्ढे आपने खोदे सबके अंदर में क्या भर दो, वो पत्थर भर दो और एक को खाली छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एक से निकाला आपने इस पत्थर को और उठा के अगले गड्ढे में रख दिया जो खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे के पास में चला गया। एक्चुअल में मोमेंट कौन कर रहा है, हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन था वही तो मोमेंट कर रहा है। भाई आपने गड्ढे बनाए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए हैं, आपने क्या किया, एक में रखा,
अगले में क्या गैप बना हुआ है, वहां से उठाया अगले में रख दिया, फिर आगे गैप बना हुआ है अगले में रख दिया, फिर आगे गैप बना अगले में रख दिया। आप कर क्या करें, जो अगर आपने जो पत्थर लिया है या जो भी उसकी शेप का साइज लिया है उसको क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा रहे हो, यानी कि वहां पे क्या करता जा रहा है, वो डेफिशिएंसी छोड़ता जा रहा है। और डेफिशिएंसी छोड़ रहा है, लेकिन मूवमेंट कौन कर रहा है हमारे पास में, मूवमेंट नेगेटिव चार्ज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो फिजिक्स के अंदर में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस नेगेटिव चार्ज पर होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन हमें उसके साथ में इस चार्ज को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें चार्जेस को दो तरीके से बांटा है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बात समझ आई कि क्या पॉजिटिव चार्ज होंगे, किस तरह से हम उसका मूवमेंट करते हैं। तो सबसे मोबिलिटी किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है, यानी कि वही मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों के बेस पे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हमारे मटेरियल्स को। तो आगे से जब भी बात करूंगा, किसी भी मटेरियल की बात करूंगा, तो मैं नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में उसकी बात करता हुआ चलूंगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो होता है केवल और केवल नेगेटिव चार्ज ही है जो मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। जैसे हमने गड्ढे बनाए थे, तो हम एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जो मिट्टी या जो भी आप पत्थर रख रहे हैं वहां से निकाल के दूसरे गड्ढे में रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज तो वहीं, यानी गड्ढे तो वहीं के रुके हुए हैं, मूव कौन कर रहा है, जो यहां से आपने निकाला हुआ है, जो आपके पास में मटेरियल था वो मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग कि इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बात करें, कि मटेरियल्स को हम चार्ज के बेस पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो चार्जेस होते हैं उनके बेस पे चार तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल्स को। पहला कौन सा आता है मेरे पास में, पहला कौन सा आएगा, पहला आता है कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा। दूसरा मेरे पास में जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर में बात करेंगे इंसुलेटर की, और तीसरा जो मटेरियल की बात करेंगे वो आता है आपके पास में सेमीकंडक्टर, और जो लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या, सुपर कंडक्टर। ठीक है, एक एक के बारे में इनमें जानने की कोशिश करते हैं आखिर में हुआ क्या इन सब चीजों के अंदर में। देखो आपके पास में, आप आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा, जब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो ये मान लो मेरे पास में कोई मटेरियल है, ये मेरे पास में एक कंडक्टर ले लिया मैंने। कंडक्टर से मतलब होता है कि लाइक मैंने क्या ले लिया, कुछ सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, इस तरह के मैंने मटेरियल ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या इसके अंदर में, आपको पता है कि इसके अंदर में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करेंगे और कहां पर आ जाते हैं, इसके सरफेस पर आ जाते हैं, इसके सरफेस पर आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्के देते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और फाइनली इनके पास में इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हुए आगे मूव करवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी, नेगेटिव चार्जेस की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर चार्ज मूव करे, या फिर जो मटेरियल करंट को पास करवाए या इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, करंट और इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन बताऊंगा तब और क्लैरिटी आएगी, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा हम इसके अंदर में ये भी बोल सकते हैं कि जिस भी मटेरियल के अंदर में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, फिर से बोल रहा हूं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो अब एक कंसेप्ट आता है कि भाई फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने बोल दिया सर फ्री क्या बोला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब समझाओ। चलो ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो यहां पर फ्री और वैलेंस, इन सब चीजों को समझते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा होगा कि कुछ केमिस्ट्री में इस तरह से पढ़ा होगा कि भाई मेरे पास में मेटल जो भी एटम होता है उसके अंदर में सेल्स बनी होती हैं वैसे। ठीक है, कैसे पढ़ा आपने, KLM इस तरह से पढ़ा, KLMN इस तरह से आपने सेल्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपने कहा था कि भाई इनके अंदर में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब हम जब बात करें तो इसके अंदर में 2 आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, लेकिन हम स्टेबिलिटी के लिए 8 को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने कहा कि भाई मैं ये कहूं कि ये सेल्स मैंने बना दिए हैं, इसके अंदर में ये K बना दिया मैंने, इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन और ये मेरे पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरी जब सेल की बात करूं मैं, तो इसके अंदर में मैंने कितने बना दिए, मान लो मैं किसी मेटल को कंसीडर कर रहा हूं जिसके बारे में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर मैंने इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब लास्ट वाली सेल की बात करें हम, तो लास्ट वाले में कितने बनेंगे, देखो लास्ट वाले की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में कितने हैं, 4 हैं, 1 2
3 और ये 4। अब देखो अंदर वाली सेल है उसका ऑक्टेट पूरा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास में है भाई, यानी कि ये अपने लूज नहीं कर सकता। इसका जो हमारे पास में ऑक्टेट है या जो भी हम बात करें कंप्लीट सेल है इसके अंदर में, ठीक है। जब हम एल के पास में गए, हमने एल से पूछा भाई आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? फ्री होने का मतलब है कि जितने आपको चाहिए थे क्या उतने हैं या उससे कम है? तो उसने कहा भाई मेरे पास में 8 चाहिए थे और मेरे पास में फुल पैक हो, मेरे पास में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम एम के पास। एम के पास में कहा भाई आपके पास में कितने चाहिए थे? इसने कहा कि भाई ओरिजिनली मेरे को चाहिए थे कितने? 8, लेकिन बचे हैं मेरे पास में कितने? 4। तो यानी कि अब मेरे पास में 4 और चाहिए थे, 8 में इसका ऑक्टेट पूरा होना था। तो ये अब क्या बच गए? ये मेरे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो आउटर सेल है उसके अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस बोलते हैं, और ये किसी के साथ में बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको नाम क्या दे दिया? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या आप ये भी कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री ही होंगे। क्यों? क्योंकि किसी के साथ में बाउंड वो नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कंसेप्ट लेके आएंगे कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल लो, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, चाहे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है कि भाई जो आउटर सेल में वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में बाउंड नहीं है और वो अपने किसी के साथ में ऑक्टेट उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हमने बताया कि भाई कंडक्टर के अंदर में ये नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। कंडक्टिव का मतलब होता है कि कितना ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने को अलाउ कर रहे हैं या करंट को अपने अंदर से पास होने की दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो अब मेरे को यह बताओ कि इंसुलेटर में अगर हम बात करें किसकी? कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या थे? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो इंसुलेटर में क्या होना चाहिए? इंसुलेटर में आपके क्या होना चाहिए? इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, क्योंकि यहां पर एक फैक्टर आता है कि जब भी आप इंसुलेटर की बात करते हैं तो वहां पर एक फैक्टर आता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बताएगा कि कितनी देर तक कितना चार्ज इसको दें जब तक ये क्या करे? चार्ज अपने अंदर से फ्लो ना होने दे। यानी कि एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये क्या कर देगा? अपने को ब्रेक डाउन कर लेगा और इससे क्या होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पास होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें कि अगर मान लो मैं बात करूं आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो आप सबसे बड़ा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एयर, यानी कि 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी कि आप उसको इतना वोल्ट दे देंगे 1 मीटर तक तो हमारे पास में क्या आएगा? उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतना वोल्ट अपने पास में क्या कर सकती है? सहन कर सकती है, यानी इतने चार्ज हमारे पास में आ सकते हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात करेंगे तब। मैंने एक जर्नलाइज आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि कितने वोल्ट पर मीटर वो अपने पास में क्या रखती है? एबिलिटी रखती है। तो जब इसके अंदर में ज्यादा रहेगी तो मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास में नहीं है, तो कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि आपके घर के ऊपर से आसपास से हाई टेंशन वोल्टेज आ रही है, 1 लाख वोल्टेज, 2 लाख वोल्टेज, ठीक है, 11,000 वोल्ट भी जा रही है, लेकिन आपको करंट नहीं लगता है। क्यों? उसके आसपास में क्या है? एयर है, और एयर क्या करती है? एक परफेक्ट इंसुलेटर होती है जिसके कारण में इलेक्ट्रॉन वायर से एयर के थ्रू मूव नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पर वो किसका काम करती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के काम करती है। और एयर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास में मटेरियल क्या आ गया है? सेमीकंडक्टर आ गया। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली करता क्या है? सेमीकंडक्टर एक बड़ी खूबसूरती है कि जब आप इसको 0 केल्विन पर बात करोगे, 0 केल्विन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर की है वो केल्विन है, और 0 से अगर उसका परफेक्ट बात करें तो 0 केल्विन की बात करूं तो ये अपने आप को बिहेव करवाएगा कैसे? ये अपने आप से बिहेव करवाएगा एज ए इंसुलेटर। और जब हम 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पर चले जाएंगे, 300 केल्विन की बात करेंगे, तो ये अपने आप को बिहेव कैसे करवाएगा? एज ए कंडक्टर। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों चीजें रखता है, कुछ सेमी कंडक्टर है यानी कि कुछ इंसुलेटर भी है और कुछ कंडक्टर भी है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? सेमी, यानी कि वो कंडक्टिंग भी करता है और इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। चौथा हमारे पास में बचा कौन सा? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की एक बड़ी खूबसूरती यह है कि इसका भाई रेजिस्टेंस
जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम इसके अंदर में करंट हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो आपने बेसिकली चार्जेस के बेसिस पे अपने 4 तरह के मटेरियल्स को समझा है। कौन कौन सा, ये बहुत पूछा जाता है सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर में क्या पूछता है, बताइए सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, 0, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में नंबर जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर होते हैं उनके बारे में मैंने जितना पॉसिबल बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, उनको बनाने की आपसे कोशिश करवाइए, ठीक है। आपके पास में सेमीकंडक्टर से क्या पूछेगा, सेमीकंडक्टर से ये पूछता है क्वेश्चन कि ये बताओ मेरे को कि भाई जो कोई मेरे पास में मटेरियल है वो कब कंडक्टर बनेगा। तो हाई टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर या इससे हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो जो मटेरियल होगा वो किस तरह का बन जाएगा, मेरे पास में कंडक्टर के रूप में बन जाएगा। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स बताओ भाई। तो एग्जांपल्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स होते हैं कौन कौन से, परफेक्टली हम सिलिकॉन को यूज करते हैं जो अर्थ में भी रेयरली बहुत इसके इजीली हमें मिल जाता है। दूसरा हम जर्मेनियम के बारे में बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले इसके अंदर में सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इंसुलेटर के बारे में बात करें तो इंसुलेटर के आप कौन कौन से बोल सकते हो, इंसुलेटर में क्या क्या होंगे हमारे पास में, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। और कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आप एग्जांपल दे सकते हो किसका हमारे पास में एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और जो भी हमारे पास में मेटल्स होते हैं सब हमारे पास में किस तरह से काम करते हैं, वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो आप यहां से तो आप यहां से क्या बात कर सकते हो कि कंडक्टर जितने भी होते हैं वो हमारे पास में मेटलिक हो गए, इंसुलेटर हमारे पास लाइक पेपर, प्लास्टिक, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो गए। सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 चीजों पर हम बात करते हैं, इस पे कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम पर। सुपर कंडक्टर हमारे पास में आगे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, तब और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर में पूछ ले जाते हैं कि भाई ये बताओ कि प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर वो किस तरह का है। प्योर वाटर हमेशा एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में कोई इंप्योरिटी नहीं है, और इंप्योरिटी नहीं है तो मतलब उसके पास में कोई आयोन नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सके। और पॉइंट से मूव नहीं कर पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। हम जरूरी नहीं हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, फ्री चार्ज की बात कर सकते हैं आयन के केस में जब हम बात करेंगे, ठीक है, आयन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा उसके अंदर में नमक डाल दूं या कुछ और डाल दूं, मैं इंप्योरिटी डाल दूं, तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ह्यूमन बॉडी किस तरह की होती है, इंसुलेटर होती है, कंडक्टर होती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि भाई ह्यूमन बॉडी है वो एक कंडक्टर की तरह होती है। आपने कभी ना कभी जिंदगी में एक बार तो शॉक जरूर खाया होगा बिजली से, ठीक है ना। तो आप क्यों लगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल जैसे आपने वायर को टच किया, जो वायर के अंदर में चार्ज जा रहा था वो आपकी बॉडी से टच होता है, और आपकी बॉडी से टच होते हुए कहां चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपकी बॉडी किस तरह से काम किया, चार्ज की तरह काम किया, ठीक है। उसी तरह से हम एयर की बात करें तो एयर किस तरह से काम कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया हमने कि एयर हमारे लिए परफेक्टली इंसुलेटर का काम करती है। कब तक, जब तक उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक ना पहुंच जाए चार्जेस की, ठीक है। उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं उसका, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, और अब ये देखते हैं, हमने कल तक देखा था, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई चार्ज जो होता है उसको हम क्या फ्रिक्शन से ला सकते हैं, आंसर इज नो। चार्ज के और भी तरीके होते हैं, यानी कि आप केवल 2 बॉडीज को रब करके चार्ज नहीं ला सकते हो, 2 तरीके और भी होते हैं। फर्स्ट को हम जानते हैं किससे, एक तो हमारे पास में हो गया फ्रिक्शन हो गया, दूसरे को हम जानेंगे कंडक्शन के नाम से, और तीसरा हमारे पास में होगा इंडक्शन के नाम से। एक एक के बारे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली अब समझ आया कि क्या चीजें होती हैं, क्या हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो भी आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और जो किसी के साथ में बाउंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्या, हमारे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, किस में रहेंगे, एक्सेस अमाउंट में, कंडक्टर में रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास में कंडक्टिंग मटेरियल है, या फिर कहें कि कंडक्टर कहलाएगा। चलिए चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, एनटीएससी, आईजेएसओ और केयूपीआई, इनके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इसके अंदर में से आपके लिए बेनिफिशियल होगा चीजें कि किस तरह से हम इंडक्शन और कंडक्शन और फ्रिक्शन से, हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में तो आपने जान ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, चार्जिंग मेथड्स की बात कर रहा हूं मैं, चार्जिंग मेथड्स,
ठीक है, तो चार्जिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग मेथड में आपने सबसे पहले कौन सा देखा था? पहले आपने देखा था फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक चीज आपने देखी थी कि जब भी फ्रिक्शन होना है किसी दो बॉडीज के बीच में, यानी कि फ्रिक्शन होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ में उनके पास में क्या होना चाहिए? उनके ऊपर में फ्रिक्शन लगना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से क्या करें? एक दूसरे पे रब करना चाहिए, यानी कि आप क्या करो? रबिंग होना उनका जरूरी है एक दूसरे पे। और जब ये रब हो जाएंगे तो यहां पर आपको दो चार्ज मिलेंगे। कौन से? एक मेरे पास में बचेगा पॉजिटिव चार्ज और एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपनी साइड ले जाएगा और एक बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के वहीं रह जाएगा। तो जो बिना इलेक्ट्रॉन के रह गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, वो किस तरह का चार्ज ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और जिस पर चले गए, यानी कि जो तोड़ के ले गया इलेक्ट्रॉन्स को, उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से आपने पढ़ते हुए आए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कंडक्शन की। दूसरा हमारे पास में जो मेथड होता है, कौन सा? कंडक्शन का मेथड होता है। तो कंडक्शन में बेसिकली करना क्या हमें? कंडक्शन का जैसे नाम है, तो कंडक्ट का मतलब होता है कि आपको इसके अंदर में क्या करना है? बॉडीज के बीच में यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उनके बीच में क्या लेके आना है? कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करना है। और उसके बाद में बॉडी पर क्या करेंगे? हम एक चार्ज डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मैं एक ग्लास रोड है, ये मान लो मेरे पास में एक मेटल है जिसके अंदर में चार्ज है। ये मैंने मान लिया पेयर में बने हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो क्योंकि न्यूट्रलाइज बॉडी है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ उसके पास में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से यूज कर रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। 6 मैं यहां पर मान लेता हूं कि मेरे पास में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव के पेयर बने हुए। ओके, अब मैं क्या करूं कि एक गिलास रोड लिया मैंने, पहला स्टेप बता रहा हूं आपको कि एक गिलास रोड लिया है, गिलास रोड लिया मैंने। तो बताइए मेरे को गिलास रोड पे किस तरह का चार्ज होता है? किस तरह का होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चाहे मैं यहां पर गिलास रोड ले लूं या पॉजिटिव चार्ज जो भी हो, या प्लास्टिक रोड ले लूं। अगर मैं सीक्वेंस जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, तो गिलास में किस तरह का होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लास्टिक सबसे नीचे होता है। तो प्लास्टिक में किस तरह का चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं एक प्लास्टिक रोड को यहां पर लिया है इसके पास में, आप चाहो तो गिलास रोड लिया हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इस यहां पर क्या लिया? प्लास्टिक रोड को लिया है, क्योंकि प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेरा बेसिक मोटिव क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैं जितने भी अपनी कैलकुलेशन जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो नेगेटिव चार्ज को लेकर चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही मोबाइल होता है, मोबिलिटी होती है उसके अंदर में, जो मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक अजम्पशन है कि वहां से जगह खाली हो गई है बस वहां पर। ठीक है, तो जगह खाली होगी मतलब वहां पर एक चार्ज आ गया है। ठीक, ओके। तो मैं यहां पर प्लास्टिक रोड ले आया हूं। प्लास्टिक रोड को मैंने क्या किया? रब किया है फ्रिक्शन के थ्रू। तो प्लास्टिक रोड को रब किया तो आपके पास में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। मान लो इसके पास में 6 चार्ज आ गए। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इस बॉडी को इससे टच करवा देते हैं। जब भी आप इसको टच करवाओगे तो यहां पे मैंने इसको टच करवा दिया, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहां पर क्या थे? ये जितने भी पॉजिटिव होंगे यहां पर हमारे पास में क्या रहेंगे? पॉजिटिव जो रहेंगे इसकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहां पर हम बात करें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव था, यहां पर जो पॉजिटिव था वो क्या करेगा? इसके पास में आ जाएगा और इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी तरह से ये पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव आने का मतलब हम या तो पॉजिटिव को इधर मान ले या फिर हम कहें कि नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव के साथ में होकर क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या अभी रुक जाएगी प्रोसेसिंग? नहीं रुकेगी। फिर क्या करेंगे? इसको, ये इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब हम एक और तोड़ लेते हैं यहां पर, ताकि हम और थोड़ा सा बात करें। यहां पर मैं बोल लूं ये मेरे पास में पॉजिटिव हो गया और मेरे पास में इधर एक नेगेटिव और चला गया। ठीक, अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा और यहां पर क्या कर देगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या अब और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे पास में पहले इसके पास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे? तो आपने कहा जी 6 थे इसके पास में। मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं, गिलास प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, और यहां पर ये स्फीयर है, इसके स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 थे, इसके पास में कितने थे? आंसर इज 6। लेकिन भाई वो 6 न्यूट्रलाइज तो कर दिए,
किसने, जो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि नेट चार्ज उसके पास में कितना था, 0 था, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था उसके पास में। जब आपने इस केस को लिया, पहला केस, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, चलो यहां पर एक क्या हो गया, एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ने क्या कर दिया, बॉन्डिंग कर लिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चला गया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, तो आप कहोगे इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पहुंच गया यहां पर। फिर क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, वहां पर क्या हो गया, इसके पास में 4 हो गए और इसके पास में 2 हो गए। फिर जाएगा कौन सा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, अभी भी जाएंगे क्योंकि यहां पर देखो गैप है, यहां पे 6 का गैप था, यहां पे अभी 4 का, यहां पे 2 का है। अब बताओ मेरे को, इसके पास में 3 हो जाएंगे और इसके पास में भी क्या 3 हो जाएंगे, क्या अब मूव करेंगे चार्ज? आंसर इज नो। यानी कि जब दोनों बॉडीज पर सेम नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ चार्ज हो गए, इसके पास में भी 3 हो गए और इसके पास में भी 3 हो गए। 3 होने का मतलब क्या है, 3 जो यहां पर न्यूट्रलाइज बॉडीज थी उनमें से पॉजिटिव चार्ज के साथ में इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन के कारण में इधर चला गया था, उसकी टेंडेंसी है कि वो ज्यादा टाइम इधर बिताना चाहता है, और पॉजिटिव चार्जेस की टेंडेंसी है कि ज्यादा टाइम वो इधर बिताना चाह रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे पास में बैलेंस हो गए, इसके बाद में कोई भी चार्ज इसका मूव नहीं करेगा। और फिर हम इस ग्लास रोड को यहां से हटा लेंगे, या भी जो हमारे पास में प्लास्टिक रोड है इसको हटा लेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर में क्या बचेगा, जो भी मेरे पास में मटेरियल होगा, 3 नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इलेक्ट्रॉन आने से उस बॉडी पे किस तरह का चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आई चीजें? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसको हम तीसरा हमारे पास में जो मेथड होता है वो होता है इंडक्शन का। चलिए यहां से मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। तीसरा मेरे पास में कौन सा मेथड आता है, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में जो 4 स्टेप होते हैं वो बहुत जरूरी है आपको समझना। इंडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को बिना किसी के कांटेक्ट में ले जाएं, उसके अंदर में चार्ज डेवलप कर दो, यानी कि इंड्यूस कर दो। किसी के बिना टच में गए आप उसके अंदर में कोई एक नई प्रॉपर्टी ले आओ, या तो उसके पास में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ले आओ या रिपल्शन की प्रॉपर्टी ले आओ, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो बोलेंगे, तो उस जो प्रॉपर्टी को हमने क्या करवाया है, लेकर आए उसके पास में, तो क्या बेसिकली उसको एक नाम दिया गया फिजिक्स के अंदर में, इंडक्शन के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी कि इंडक्शन के अंदर में हमारे पास में क्या होंगी, 2 बॉडीज होंगी या 2 ऑब्जेक्ट्स होंगी। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स होंगी, क्या वो कांटेक्ट में रखेंगे? नहीं। आंसर इज नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में कि आपको कोई भी कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है, यानी कि दोनों बॉडीज को आपस में टच नहीं करवाना है। ओके, चलिए फिर कैसे आप इसके अंदर में डेवलप करेंगे भाई चार्ज को, इसके स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 4 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर में। पहला स्टेप मैं आपको बताऊं तो पहले स्टेप में क्या करेंगे आप, जो भी हमारे पास में बॉडी है, यानी कि मैं एक मान लो प्लास्टिक की रोड ले आया हूं, फिर बताऊंगा मैं क्या कि हम सारी जो कैलकुलेशन करेंगे वो नेगेटिव चार्ज को लेकर चलेंगे। तो यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज, मान लो ये मेरे पास में एक प्लास्टिक की रोड ले आया हूं, ये मेरे पास प्लास्टिक की रोड है। दूसरा मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जिसके पास में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये न्यूट्रलाइज है अपने आप में। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर माना हुआ है। अब क्या करेंगे कि इस बॉडी को, ये प्लास्टिक की जो रोड थी, ये मान लो मेरे पास में कोई स्फीयर है, किसी का भी मेटल लिया है, मैं स्फीयर रखा हुआ है, उसको मैंने लिया है। पहला केस तो क्या करोगे, आपने एक बॉडी ले लिया प्लास्टिक का, पहला स्टेप हमारे पास में एक प्लास्टिक की बॉडी, एक स्फीयर है जिसके ऊपर में न्यूट्रलाइज है, कोई चार्ज नहीं आ रखा। अब क्या करेंगे, इस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे, पहला स्टेप ही हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि जो आपके पास में प्लास्टिक रोड थी वो स्फीयर के पास लेके आओगे, लेकिन ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, लेकिन उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं करवाओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके पास में ले आए, यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये मेरे पास में बॉडी हो गया, ये इसके बीच में कोई भी बीच में आपका कनेक्शन नहीं है। तो क्या होगा इससे कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, आपने पढ़ा था कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब यहां पर जो मेरे पास में मटेरियल है, इसके अंदर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, किसकी तरफ, यानी कि ज्यादा टाइम वो इधर बिताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 मेरे पास में 3 मैं मान लेता हूं, 3 पॉजिटिव चार्ज मेरे इधर में आ गए। ठीक है, तो 3 नेगेटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, 3 नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उनके पास में क्या होना है, अगर ये हमारे पास में अट्रैक्शन इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, रिपल्सन करवा देगा।
तो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ में चले गए, और जो कुछ चार्ज होंगे जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, बीच में रुके रह जाएंगे। ठीक है, एक और रह गया मेरे पास में, ये हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई एक पेयर 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ हैं, लेकिन 3 हमने मान लिए कि हमारे इस तरफ में रह गए और एक हमारे पास में 3 ही उधर चले गए। ओके, ये हमारे पास में दूसरा स्टेप था। यानी कि आप यहां पर ये कहोगे कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी टेंडेंसी होगी कि ज्यादा टाइम कहां पर बिताने की कोशिश करेंगे, वो हमारे नेगेटिव चार्ज यानी कि इस रोड की तरफ में बिताने की कोशिश करेंगे, प्लास्टिक की तरफ में। ठीक है, क्या अभी चार्ज आ गया इस बॉडी पर? आंसर इज नो। अब क्या करते हैं तीसरे स्टेप के अंदर में, तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो यहां पर बॉडी थी, यहां पर हम ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, अभी यहां पर इसको इंड्यूस रखेंगे, हम क्या करेंगे, ये भी यहां पर रखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये बॉडी ऐसे रहेगी, और ये जो दूसरी बॉडी है ये भी यहीं पर रहेगी, लेकिन इसके पास में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मेरे पास में ये पेयर बने होंगे, और यहां पर क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसको क्या कर देते हैं हम, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड कर देते हैं। ये मैंने नीचे की तरफ क्या लगा दिया, वायर लगा दिया, या मैं अपने हाथ से इसको टच कर लेता हूं। अब क्या होगा, क्या ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज तो उड़ के थोड़ा ना आ सकता है, इसके वायर के थ्रू चल के थोड़ा ना आ सकता है, चलना किसको पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस पाथ से जाना शुरू कर देंगे, नीचे जाना शुरू कर देंगे, यानी कि अर्थ के अंदर में जाना शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसे आएगा कि यहां से सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब बताओ मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, चार्ज हमारे जो एक्सेस थे नेगेटिव थे वो इस तरफ में चले गए। आप अगले केस में क्या करो, इस वायर को क्या कर दो, कट कर दो, यानी कि इस अर्थ से इसको हटा दो। तो अर्थ से जब हटाओगे तो इसके पास में किस तरह का चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, यानी कि पहले स्टेप में क्या कर रहे हो, दोनों को पास लेके आओ, पास लाने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाएंगे। अगले केस में क्या करना है, एक रोड लगा दो या फिर कोई भी वो लगा दो, आप अर्थिंग कर दो उसकी, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो नीचे चले जाएंगे अर्थ में, और लास्ट में हमारे पास में क्या बचेगा, जब आप इस पॉइंट में इस रोड को भी हटा दोगे, इसके पास में क्या बचेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर आए हैं वो सारे के सारे कहां हो जाएंगे, उस चार्ज पूरी बॉडी के उस पेयर के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चीजें समझ आई कि भाई किस तरह से हम इंडक्शन के थ्रू चार्ज को डेवलप करते हैं। तो ये 3 हमारे पास में मेथड है, जिन मेथड से हम क्या देखते हैं कि बॉडी किस तरह का चार्ज डेवलप करेगी, पॉजिटिव करेगी, नेगेटिव करेगी, ओके, फ्रिक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू और इंडक्शन के थ्रू। ये हमारे पास में सारे कॉजेज थे। चलिए, तो ये सब चीजें आपको अगर क्लियर हो गई हो, तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसको आपने बहुत बखूबी नाम से जाना होगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के नाम से। ठीक, यहां तक क्लियर होगी चीजें कि भाई हम जो चार्ज लेके आएंगे, चार्ज के लिए फिर से मैं बात करूंगा कि चार्ज जब भी आएगा किसी बॉडी पर, तो आपके पास में एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो क्या रखता हो अपने पास में, मास को रखता हो। अगर मास नहीं तो कोई भी चार्ज नहीं है। ये सारे मेथड फिर हमारे लिए बेकार है। देखो हर केस में क्या किया, फ्रिक्शन में 2 ऑब्जेक्ट्स को आपने रब किया, मटेरियल थे। कंडक्शन में क्या किया, आपने ग्लास रोड लेके आया और इसके पास में क्या किया, आपने इसके पास टच करवाया तभी तो आया। इसमें क्या किया, आपने 2 रोड को लेके आया, एक के पास में ये था और एक मेरे पास में, बाका इसके अंदर में क्या किया हमने, थोड़ा सा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर केस में क्या लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को लेके आ रहे हैं, मटेरियल को लेके आ रहे हैं जिसके पास में चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चार्ज की हमारी पूरी कहानी थी कि चार्ज किस तरह से आता है, चार्ज का बेसिक यूज क्या होता है। अब इनके क्या होंगे, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएंगे। यानी कि मैंने आपका क्या कर दिया है, चार्ज को लेके आपके दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब आप उसको एक फोबिया नहीं समझोगे, उसको एक बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि एक मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर में प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, अब उसका फोबिया आपके दिमाग से रिमूव हो जाना चाहिए। जब भी मैं चार्ज बोलूंगा सीधे दिमाग में चार्ज कुछ नहीं है भाई, मटेरियल है, मटेरियल लेके आया हूं, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन दिए गए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बेस आपका तैयार हो चुका है। अब हम अपनी जो आगे की चीजें हैं, अब इसका मैं क्या करना शुरू करता हूं, बिल्डिंग बनाना शुरू करता हूं आपके साथ में। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, डेफिनेशन तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट इसकी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो मैं 1 कूलम्ब की बात करूं, 1 कूलम्ब में कितने चार्ज लेके आ रहे थे भैया, 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर रहे थे। आंसर इज 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर कितना, 16, यही बताया था आपने। चलिए,
नहीं हो रहा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कूलम्ब्स लॉ के नाम से, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। जो कूलम्ब्स थे बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के लिए तो उसके रूल, उनके जो रूल हैं बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बड़े इंस्पायर हुए थे वो। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या कहता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में जिनके पास में मास है और उनको आपने एक स्पेसिफिक यानी कि कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चीज आपने पढ़ी थी और उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि वो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके मासेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उनके बीच में सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज आपने पढ़ी। तो यहीं से इंस्पायर होके कूलम्ब्स ने भी क्या कहा कि भाई मैं दो बॉडीज को अगर रब कर रहा हूं तो उनके ऊपर में चार्ज आ रहा है, ठीक है, मैं दो चार्जेस को कहीं पर रख देता हूं तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली क्या है भाई, दो ऑब्जेक्ट्स ही तो है। अगर उनके मासेस से हम बात करेंगे तो मासेस में लगने वाली फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब हम उनके चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो फोर्स लगेगी उसको हम जानेंगे किस नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब कहीं पर रुके हुए हैं और उनके बीच में लगने वाली फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, स्टैटिक रुके हुए हैं एक पॉइंट्स पर और उनके बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में। तो यहीं पर उन्होंने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें ये डिफाइन करवाता है कि भाई अगर मान लो आपके पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं, हेडिंग डालिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताएगा कि मान लो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो चार्ज हैं, मैं चार्ज के दोनों का नाम दे रहा हूं, ये मेरे पास में Q है 1 और इसका नाम दे दिया मैंने प्लस Q2। अभी मैं पॉजिटिव साइन लेके चल रहा हूं दोनों की, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो ये चार्ज पार्टिकल है, मैंने हवा में पकड़े और उठा के यहां पे रख दिए, या मेरी पॉकेट में रखे थे, इनको मैं उठाया और यहां पे रख दिया, ऐसे सोचो जी। नहीं, मेरे हिसाब से आपकी क्लैरिटी आ चुकी होगी यहां पर चार्ज होने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी बॉडी को रब किया गया है, उसको यहां पर रखा गया। मान लो मेरे पास में ये दो मार्कर थे, इन दोनों मार्कर्स को मैंने आपस में रब किया है, या फिर इस डस्टर और इस मार्कर को आपस में रब किया है और इसको मैंने यहां रख दिया और इसको मैंने यहां रख दिया, तो इसके ऊपर में Q1 चार्ज आ गया है और इसके पास में क्या आ गया, Q2 चार्ज आ गया। ये किसी और बॉडी से टच करके लेके आया हूं मैं। सेम भी हो सकते हैं दोनों चार्ज, क्योंकि हमने सेम रब किए हैं, तो जितने इसने लूज करें इसने गेन कर लिए, तो यहां पर सेम भी हो सकते हैं। मान लो इसको मैंने किसी अपनी शर्ट से रब किया है, इस पेन को अपने मैं बालों से रब किया है, तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास में दोनों के पास अलग चार्ज आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या रहेंगी, ये अपने पास में यहां पर बॉडी ही रहेंगी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स ही रहेंगी। बात क्लियर हुई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इनके बीच के सेंटर, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, यहां पर अगर मैं इसको, ये प्लस Q1 है और ये मेरे पास में प्लस Q2 था, तो इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर तक जो भी दूरी होगी, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस होगी, जो भी इनके बीच में सेपरेशन होगा, उसको हम मान लेते हैं क्या, R। बहुत जगह पे देखा बच्चे समझ जाते हैं कि भाई कुछ इस तरह से आप पढ़ लेते हो कि भाई ये इनके बीच में डिस्टेंस है, नहीं, ठीक है। ये हम बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सही है, लेकिन जब हम थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें या जर्नलाइज तरीके से हम बात करें, जर्नलाइज हम उसकी डेफिनेशन देना चाहें, तो हमें उनके सेंटर्स पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई उनके सेंटर्स कहां पर है और वहां से जो डिस्टेंस है, उनके बीच में सेपरेशन है, वहां से जो कैलकुलेशंस होंगे, वहां से हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि भाई आपने एक रूल पढ़ा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी चार्जेस की, क्या कि भाई सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज आपने पढ़ा रिपेल करते हैं, ठीक है, और सेम डिफरेंट चार्ज जो हमारे पास में, डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट चार्जेस हमारे पास में क्या करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी अभी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई आपके पास में जो चार्ज है वो क्या रिपेल्सन भी है उसके पास में, और हमारे पास में उसका क्या है, अट्रैक्शन भी है। तो यहां हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि भाई चार्ज अगर हमारे पास में रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स के आपने पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में आप 9th क्लास में थे
या 11th क्लास में जब आप जाते हैं तो फोर्स के बारे में बहुत डिटेल इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स आप बेसिकली डेफिनेशन मेरे को बताएंगे क्या होती है फोर्स की, कि आइदर क्या होता है, आइदर पुल और पुश, दो चीजें होती हैं फोर्स के अंदर में, यानी कि या तो चीजें क्या करें, एक दूसरे को धकेलें या फिर एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो कंफर्म हो गया कि भाई इनके बीच में क्या लग रही है, जब चार्ज को आप रिपेल कर रहे हो तो ताकत तो लग रही है, फोर्स तो लग रही है, चार्ज एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब भी उनके ऊपर में फोर्स लग रही है, यानी कि कंफर्म है कि वहां पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो कूलम्ब्स ने इसके बारे में यही बताया था कि भाई इनके बीच में एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि क्या इसके बाद में डेफिनेशन आएगी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई चार्ज जो हमारे पास में है, अगर ये मेरे पास में फोर्स को बात करूं, ये जो ताकत लगेगी इनमें पुल लगेगा या पुश लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक साइन होता है, ठीक है, यहां से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम डायरेक्टली के नाम से, यानी कि सीधा अगर वो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। तो ये मेरे पास में दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड, यानी कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे आपने पढ़ा था क्या, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, तो न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जब भी लगेगी वो मास 1 मास 2 के बराबर लगेगी मल्टीप्लिकेशन के। तो वही हमने लिखा है कि भाई जो चार्ज के ऊपर में फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी क्या, Q1 Q2, और यहां पर हम बात करते हैं केवल और केवल इनके मैग्नीट्यूड्स की, यानी कि ये मैग्नीट्यूड के लिए हम ये मॉडुलस यूज करते हैं। मोड का मतलब ये बाहर जो डंडे लगा देते हैं दो आगे और पीछे, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें क्वांटिटी नेगेटिव भी आएगी तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। मतलब अगर ये रिजल्ट मेरा -3 आया और मैंने इसके ऊपर में ये लगा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में, +3 आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव रख दिया तो पॉजिटिव रख दिया तो भी वैल्यू इसकी +3 आएगी। ठीक है, तो ये मॉडुलस का मतलब होता है यहां पर कि आप जब भी दो बॉडीज को रखोगे तो वहां पर क्या होगा, फोर्स लगेगा Q1 Q2 के बराबर लगेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई जो भी इनके बीच में फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, किसके, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होती है। तो हमने मान लिया कि ये जो सेपरेशन है ये किस में रखी हुई है, 1/r² में इसके ऊपर में रखी जाएगी। यहां से कांस्टेंट आएगा, हम इसको हटाएंगे। आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंबाइन करते हैं, ये भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो आप इसको जब कंबाइन करोगे ये मेरे पास में आएगा Q1 Q2, Q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास में r² और इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन भाई मैथमेटिक्स में आपने क्या कर रहा है, तीन ही, आप मेरे हिसाब से तो 3 ही ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे, या तो लेस देन का, या ग्रेटर देन का, या फिर इक्वल टू का। तो ये प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गया, ये तो कोई साइन नहीं है भाई, ये तो हमने कोई हमारे पास में मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिंबल को हटाना पड़ेगा, और जब इस सिंबल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी कभी हटता है तो यहां पर क्या छोड़ जाएगा, ये इक्वल टू का निशान छोड़ जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। K इज ए कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं करता। कांस्टेंट का मतलब ये क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा था, G की वैल्यू चाहे मून पे चले जाओ, यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, वेरी नहीं करती है। तो उसी तरह से K की वैल्यू भी वेरी नहीं करेगी, यानी K भी एक कांस्टेंट कहलाएगा। इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², और ये लग जाएगा मेरे पास में। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास में, ये बेसिकली एक फोर्स आ गई है। जब भी दो चार्जेस होंगे तो उन पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² के बराबर में। ठीक है, Q1 यानी कि पहली बॉडी पे चार्ज हवा में उड़ के आ गया, मेरी जेब में से निकाल के रख दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि उसके ऊपर में आपने बॉडी को रब किया है, वहां से उठ के वो चार्ज वहां पर आ गया। ठीक है, Q2 चार्ज मेरी पॉकेट में रखा था, मैंने निकाल के यहां पे रख दिया भाई उसको, जी नहीं, किसी बॉडी को रब किया गया होगा, कंडक्ट किया होगा या फिर इंडक्ट किया होगा, इन सब चीजों से क्या है, उसके पास में चार्ज आ गया। चलिए इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो जब यहां से आप चार्ज, यहां पर एक कांस्टेंट आ गया K, जब आप K को हटाओगे तो ये हमारे पास में जो फोर्स का कांस्टेंट आ गया है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर मैंने जो लिखा है ना, कुछ ऐसे लिखा है, देखो ऐसे E लिखा, E टाइप में, और नीचे लगा दिया क्या, नोट लगा दिया, 0 लगा दिया, तो इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नोट, NOUGST। तो मेरे पास में एप्सिलॉन नोट हो गया ये।
ओके, अब एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो यहां पर जो इसको क्या बोला जाता है, दूसरा पहले इसका नाम देखते हैं, इसको बोला जाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में, डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये जो कांस्टेंट आएगा तो पूरा कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट पर अभी आ रहा हूं मैं। और खाली एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास में क्या होगी, 8.85 × 10⁻²। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गई, इनकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू 9 × 10⁹। जब भी आपके पास में न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्टली ये वैल्यू रखिएगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। तो डिपेंड करेगा कि भाई आप ज्यादातर आपको ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, 9 × 10⁹ यूनिट्स पर अभी आ रहा हूं मैं। चलिए, उससे पहले मैं परमिटिविटी के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। परमिटिविटी को क्या समझते हैं? परमिटिविटी का मतलब होता है कि भाई आप फोर्सेस की बात करें तो फोर्स जो होती है आप मीडियम वाइज चेंज करते रहते हैं इसके अंदर में। जैसे एक मीडियम में आपने कुछ फोर्स पाएंगे, दूसरे मीडियम के अंदर में कुछ फोर्स पाएंगे। तो बेसिकली ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर से गुजरने वाली लाइंस को कितना अपने अंदर से पास होने देती है या कितने अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो यहां पर मेरे पास में एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये मेरे पास में एक चार्ज रखा हुआ है, और ये आपने यहां पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q, ये भी मेरे पास में रखा हुआ है, ये मान लो नेगेटिव है और ये मेरे पास में पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखेंगे कि पॉजिटिव से लाइन हमारी क्या होंगी, इधर से जाएंगी, पॉजिटिव से हमेशा लाइन क्या होती है, निकलती है। फोर्स लाइन ही हमारी क्या हुई, निकलनी शुरू हुई, कि भाई अट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। हमें ऐसा फील होगा कि भाई ये क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है इस लाइन पे। अब मान लो ये 100 यहां से निकली है, 100 यहां से निकली है और 100 ही इस बॉडी पर पहुंच गए हैं, 100 ही इस बॉडी पर पहुंच गए हैं। तो क्या इसके फोर्स में कोई कमी आएगी? आंसर इज नो। ठीक है, जितनी फोर्स लाइन यहां से निकली, फोर्स लाइन यहां से निकली, उतनी फोर्स लाइन यहां पर पहुंच गई है। यानी कि जितनी फोर्स यहां पर, जितने फील्ड होंगे वो हमारा पूरा फील्ड इसके ऊपर में लग जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई मटेरियल डाल दूं, यहां पर एक मैंने मटेरियल डाल दिया, ये मैंने एक मटेरियल डाल दिया मान लो कुछ भी, और इसके अंदर से जब ये फील्ड लाइन गुजर रही है तो 100 यहां पर गई और 70 क्या कर लिया, 70 फील्ड लाइंस को इसने क्या कर लिया, अपने पास में रख लिया, अपने पास में एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, यानी कि जैसे बात ये होगी कि भाई आप अपने घर से लेके 100 रुपए लेकर चले, आपको जाना दिल्ली जाना या कहीं भी आपने जाना है और बीच में एक टोल पड़ता है, आपके पास में 100 रुपए हैं, आप चले और टोल पर पहुंचे तो टोल वाले ने कहा कि भाई 50 रुपए आपके लगेंगे या फिर 70 रुपए आपका टोल टैक्स लगेगा। ठीक है, आपने 70 रुपए दिए और आपके पास में कितने बच जाएंगे, फिर 30 रुपए बच जाएंगे। यानी कि आगे कितने रुपए के साथ में आप बढ़ेंगे, 30 रुपए के साथ में। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हो रहा है कि भाई ये मेरे पास में 70 थी, 70 इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, 30 जो बची हैं वो क्या कर रही हैं, इस चार्ज के पास में पहुंच रही है। मैंने दूसरा मटेरियल रखा और दूसरे मटेरियल ने क्या कहा कि भाई मैं आपसे लूंगा कितना, 80 लूंगा, यानी कि 80 फील्ड लाइंस को अपने पास एब्जॉर्ब करूंगा और मैं बाद में कितनी जाने दूंगा, इधर में इसके पास में जाने दूंगा मैं 20। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसके अंदर में, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, परमिटिविटी, कि वो अपने अंदर से कितनी लाइनों को क्या कर रही है, परमिट होने की अलाउंस दे रही है, यानी कितने लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे रही है। तो हम कहेंगे कि इसकी परमिटिविटी क्या है, 70 है, इसकी परमिटिविटी क्या है, 80 है। अब ये बताओ मेरे को कि परमिटिविटी जिसकी कम होगी वो ज्यादा बेटर होगा मटेरियल, मीडियम, या फिर जिसकी ज्यादा, जो परमिटिविटी ज्यादा होगी वो अच्छा होगा? तो आंसर है हमारे पास में कि जिसकी परमिटिविटी कम होगी वो हमारे लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमारे पास में 70 का मैंने एग्जांपल लिया तो 70 ही अपने पास में रख रहा है, 30 आगे जाने दे रहा है। लेकिन हम 80 की बात करें, 90 की बात कर दूं मैं, तो 90 अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेगा और 10 अपने आगे जाने देगा। तो हमें कोशिश करनी होती है कि कुछ इस तरह का मटेरियल हम चूज करें जिसकी परमिटिविटी क्या हो, कम हो, और वो हमारे पास में फॉर्मूले से भी आ जाती है। देखो, अगर यहां पर मैं बात करूं कि परमिटिविटी, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि मान लो मैं कोई x की वैल्यू निकालनी है, मैंने लिखा 1/2 और मैंने एक जगह पे रखा 1/4, बताओ कौन से की क्या वैल्यू आएगी, इसकी 0.5 और इसकी 0.25। तो जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज्यादा है, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज्यादा है और जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में कम है, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी जिसके अंदर में डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है।
तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर क्या होगा मेरे पास में, अगर एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो भी हम परमिटिविटी बात करेंगे आगे मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, या मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, नोट लग जाता है तो फ्री स्पेस की बात करते हैं, मीडियम इसके साथ में जुड़ेंगे, आगे देखेंगे उन चीजों के बारे में। तो यहां पर हमने क्या कहा कि भाई परमिटिविटी बेसिकली ये प्रॉपर्टी शो करता है कि कितने लाइनों को अपने अंदर से पास करेगा या फिर अपने पास में वो कितनी एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो जिसकी परमिटिविटी सबसे कम होगी वो अपने अंदर में के की वैल्यू को कम रखेगा, के की वैल्यू हमारे पास में कम हो जाएगी जब मीडियम की बात करेंगे, या फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, जब वहां पर बात करेंगे तो यहां मीडियम और आ जाएगा, ठीक है, रिलेटिवली आ जाएंगे उस चीजों के बारे में। तो यहां पर अगर मेरे पास में के की वैल्यू आ जाएगी ज्यादा तो फोर्स भी क्या लगेगा उनके बीच में, ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि मीडियम के ऊपर में डिपेंड करता है कि फोर्स हमारी ज्यादा लगेगी या फिर कम लगेगी। ये भी हमारे पास में एक फैक्टर आ जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि फोर्स जब कूलम्ब्स लॉ को हम पढ़ते हैं तो हम कूलम्ब्स लॉ को केवल इस डेफिनेशन पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बात करें भैया, आपने पाई यहां पर एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो बता दिया, इस 4 पाई के बारे में और बताओ, ये 4 पाई क्यों आया कांस्टेंट में? तो आपने एंगल्स पढ़े होंगे, एंगल हमारे पास में दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक एंगल होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दो लाइंस के बीच में इंक्लिनेशन का, और एक होता है मेरे पास में जैसे आपने सॉफ्ट खाई होगी, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है, कौन टाइप में बना होता है। तो ये क्या कर रही है, हर लाइन यहां पर क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, यानी कि क्या कर रहा है, यहां से निकलने वाली रेज हर डायरेक्शन में जा रही है, हर डायरेक्शन में। जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, मैं कुछ ऐसे करके दिखाऊं आपको कि मान लो ये आपके पास में एक पेपर है और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं, ये क्या बन गया है, यहां पर ये आपके पास में जो एंगल बन रहे हैं, देखो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहां पर नीचे जो एंगल बना रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो एंगल बने हैं इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो रेज निकल रही है वो बेसिकली क्या कर रही है, हर डायरेक्शन में निकल रही है, इसलिए हमें कौन से एंगल को यूज करना होता है, 4 पाई यानी कि सॉलिड एंगल को यूज करना। क्या ये इधर ही निकल रही थी भाई, इस केस में नहीं, हर डायरेक्शन में निकल रही थी, तो हमें कौन से एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, हमें सॉलिड एंगल को यूज करना पड़ता है, इसलिए इस कांस्टेंट में क्या आ जाता है, 4 पाई आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया कि मीडियम की परमिटिविटी होती है जो कि ये बताएगी कितने अपने पास में एब्जॉर्ब करती है और कितने अपने अंदर से पास होने का नाम देती है। अब बात करें इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट के लिए हम डिफाइन करें तो यूनिट आपने देखा कि भाई के की वैल्यू अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो यहां से बताओ मेरे को जल्दी से, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट आपने बताया अगर यहां बात करें तो न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये मेरे पास में न्यूटन हो गया, के हमारे पास में कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना है, इसके हमें निकालना है ऐसा यूनिट। चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, दो चार्ज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर होती है। तो के की वैल्यू क्या निकाल लोगे आप, के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा यूनिट आएगी वो आएगी हमारे पास में न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो कि के की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, जो इसका ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, क्यों, ये एप्सिलॉन नॉट यहां लेके जाओ के यहां पर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका कूलम्ब्स लॉ है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स बसते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आनी शुरू होंगी कि क्या हमारे पास में चार्ज और चार्ज का कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो चार्ज के अंदर में बेसिकली जब भी हम रखेंगे तो क्या लगेगा, उनके बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैंने समझाया Q1 और Q2 हमारे पास में रखे होंगे तो जो सेपरेशन होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो चार्जेस रखे होते हैं Q1 Q2 उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन के होता है, यानी कि चार्ज बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में फोर्स भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स भी हमारा क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि किस तरह से फोर्सेस के बारे में हम बात करें तो ये पुल और पुश होता है, ओके। और यहाँ पर मैंने बात करी आपके साथ में परमिटिविटी के बारे में, तो परमिटिविटी आपको समझ आई होगी कि वो एब्जॉर्ब करने की कितनी एबिलिटी है और अपने अंदर से कितने को पास करने देता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम कुछ इसके बारे में, जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे।